नमस्कार। सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच एक बार फिर से, और जैसा कि मैंने बताया भी था कि क्लासेस लगातार चल रही हैं। उसके अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ, जिसमें मैं बात कर रहा था अभी तक फिजिक्स को क्लास को लेकर बात किया था, और फिजिक्स क्लास में क्या है, आप लोगों को पहला चैप्टर दिया गया है। और इसी क्रम में आज आप जो जाके देख रहे हैं, थंबनेल पे लगा भी हुआ है कि सिलेबस केमिस्ट्री क्लास चलना है। और केमिस्ट्री जो है, ज्यादा लंबा सिलेबस तो है नहीं आप लोगों का, काफी कुछ चीजें हटा दी गई हैं। लेकिन न्यू सिलेबस 2025 और 26 के लिए क्या है, जो 2026 में जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड पेपर के लिए, उनके लिए क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मेन ये होता है। तो आप लोग आशा है कि जो फिजिक्स का क्लास दिया गया है उसमें काफी कुछ अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और काफी लाइक भी कर रहे होंगे आप लोग, और एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अब केमिस्ट्री क्लास इधर देना मुझे है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, साथ में बायो और मैथ क्लास थोड़ा रुक करके आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने भी क्लासेस दी जा रही हैं उसको मेहनत से पढ़िए, और उसको जो है पूरी तरह से एक नोट्स बना करके अपना अध्ययन करें। क्योंकि नोट्स जो होता है वो सेकंड टीचर होता है किसी भी स्टूडेंट लाइफ में। क्योंकि टीचर आपके साथ तो हमेशा रहेगा नहीं, लेकिन नोट्स आपके साथ होता है, और नोट्स ऑथेंटिक होना चाहिए, और उसकी जो राइटिंग है, उसकी लिखावट जो है, लिखने के तरीके जो अच्छे होने चाहिए। जैसे जब बार बार उसको आप अच्छा लिखते हैं तो उसको देखने की इच्छा भी होती है, और जब उस पर आप बैठते हैं तो फिर पढ़ने की इच्छा होती है। फिलहाल मैं अपने इस टॉपिक पर चलने जा रहा हूं, और आज का टॉपिक आप जानते हैं केमिस्ट्री का जो स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें 2025 और 26 का सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है, आप लोगों का कितना पढ़ना है। हालांकि कुछ बदलाव पिछले साल से है नहीं, बस उतना ही। लेकिन जो नए छात्र हैं जो क्लास 11 से 12 में आए हुए हैं, उनके लिए भाई नया होगा, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, उत्सुकता होगी उनके अंदर मुझे पढ़ना कितना है। और होना भी चाहिए, क्योंकि एक से जो स्टूडेंट होता है, जो एक छात्र होता है, उसको सबसे पहले ये है कि उसको पढ़ना कितना है। आप मार्केट से किताबों को खरीद के लेके आएंगे, उसको अपने जो है रूम में रख देंगे, और न जाने कितनी किताबें लाके रखेंगे, ये सब महानता का कार्य नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट वह होता है कि अपना जो है शिक्षा आरंभ करने से पहले, या जिस क्लास में वह पढ़ रहा है उसको जो है स्टार्ट करने से पहले अपने सिलेबस को देखता है वो, कि मुझे कितना पढ़ना है। क्योंकि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या आने वाली हैं उसमें, ये चीज बहुत ही मायने रखती है, और आपको सिलेबस ही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए आप एक अगर अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं और लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है अपनी तैयारी करना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में। और यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री में क्या है, पहली बात है, आजकल का जो छात्र है उसकी जो है समस्या ये होती है कि जो पढ़ने जा रहा है उसे पता ही नहीं होता है मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। आप अगर साइंस की परिभाषा पूछो, नहीं पता है। भौतिकी क्या होती है, नहीं पता है। केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या होती है, उसे भी नहीं पता है। तो जिस जिस चीज को आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या आपको वो चीज पता है। एक बात और भी होती है, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब हम कोई कार्य करने जाते हैं और उस चीज को पहले हम किए हुए हैं, तो उस कार्य को करने से पहले जो है, उस कार्य को जो है करने जाते हैं, तो हमारे अंदर उत्सुकता होती है, और एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमने उसको किया हुआ है तो पूरी तरह से कर ले जाऊंगा मैं। लेकिन जब उस चीज को हम पहली बार करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बना होता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वही चीज होती है जब हम किसी भी सिलेबस को या किसी भी बुक को, जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसको अगर हम नहीं जानते हैं, तो फिर उसका लगाव उसके साथ नहीं हो पाता है, जिससे हमको क्या है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, पहले सिलेबस देखिए। और सिलेबस में सबसे पहले मैं बात करूंगा केमिस्ट्री क्या होती है। व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान क्या है। क्या रसायन को आप जानते हैं। जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उससे जुड़ेंगे कैसे आप, पहले उसको जानिए। हर छात्र क्या है आजकल, भागना चाहता है, हर एक चीज से छोड़ना चाहता है। हम पास हो जाएंगे, हमारे पास पैसे हैं, हम पैसा रखकर पास हो जाएंगे, हम जो है इधर उधर देख के पास हो जाएंगे, हमारी पहुंच है, हम कह के क्या है कॉपी चेंज करके। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं ये चीज नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन कब तक होगा ये। आपके अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, अपने जीवन के लिए जो है अंतिम जो है उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो फिर वह चीज को प्राप्त करने के लिए एक स्थिरता आपके जीवन में आना चाहिए। बिना उसकी स्थिरता के आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये कह दीजिए हाँ, कम ये करके वो करके सब कुछ हम लगा करके हम पास हो जाएंगे, ठीक है, इंटर तक कर लेंगे, उसके बाद फिर आपके अंदर योग्यता अगर नहीं है, तो फिर आपको क्या है कहीं भी स्थान नहीं मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता तभी आएगी जब आप अपने लक्ष्य के प्रति कर्तव्य मुख होंगे।
भाग्यवादी बनने से काम नहीं चलेगा कि हमारे नसीब में, हमारे किस्मत में होगा, सब कुछ मिल जाएगा। नो, बिल्कुल नहीं हो सकता अच्छे से, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, क्योंकि ना तो पता है आपको अंदर भाग्य के, आपको पता भी नहीं हमारे जीवन में भाग्य कितना है, कितने % भाग्य हैं, कितने नसीब हैं, ये तो पता ही नहीं हमको ना। चलो चलते हैं, तो बात कर लेते हैं सेशन 2025-26 से सिलेबस में एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी चीजें हैं एनसीईआरटी, और जानते हैं एनसीईआरटी बुक के साथ साथ हम रेफरेंस बुक के साथ चलते हैं। सबसे ऑथेंटिक बुक जो केमिस्ट्री की है, पहले उसकी चर्चा कर लेंगे, और केवल इतना ही पढ़ना है, जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए, हालांकि क्योंकि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, वैसे अन्य बोर्ड का भी सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न के द्वारा ही संचालित हो रहा है, तो निश्चित लगभग सबका एक ही होगा, लेकिन विशेषकर मैं इस पर ज्यादा जोर देता हूँ, और खासकर यूपी बोर्ड पर ज्यादा जोर देता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं क्या चीजें हैं। देखिए, बात होती है केमिस्ट्री। सबसे पहले आप एक अच्छी बुक चूज करें। बुक चूज करने का तरीका क्या होता है, जब आप दुकान पे जाएं या किसी माध्यम से आप बुक को अगर खरीदते हैं, तो उस बुक को सबसे पहले उसके शब्द को, उसके लैंग्वेज को देखें। अगर वह लैंग्वेज आपके पढ़ने के अकॉर्डिंग क्या है, समझ में आ रहा है, तब वह बुक आपके लिए ऑथेंटिक होगा। नहीं तो सारी बुकें अच्छी होती हैं, कोई बुक अच्छा खराब नहीं होता है, सबका जो है कहने का मतलब एक ही है, लेकिन जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसलिए आप ऐसे बुक का चयन करें जिसका शब्द आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, और उसके लिए सबसे अच्छी जो बुक मैं बता रहा हूं आप लोगों को केमिस्ट्री के लिए, एक है डॉक्टर के.एन. शर्मा है सबसे अच्छी बुक जो आप लोगों की क्लास 12 की मिलेगी, के.एन. शर्मा की बुक है। दूसरी बुक आप लोग ले सकते हैं डॉक्टर बीर बाला श्रीवास्तव जी की, जो कि नगीन प्रकाशन की बुक है, एस.सी. श्रीवास्तव नाम है, एस.सी. श्रीवास्तव नाम। ठीक है, उसके बाद में इसमें आप एक और जोड़ सकते हैं, नगेंद्र कुमार की बुक आती है, ये भी ले सकते हैं आप। बालाजी प्रकाशन की बुक, ये विद्या प्रकाशन की बुक आ रही, लेकिन हम अगर रेफर करना चाहें तो इन्हीं दोनों को सबसे अच्छा बुक माना जाता है आज के टाइम में। सबसे ऑथेंटिक बुक है, लैंग्वेज अच्छी है, और सब कुछ आप ले सकते हैं, हालांकि थोड़ी कॉस्टली है लेकिन अच्छा बुक है। ठीक है, अच्छा यहां चलते हैं हम लोग। तो इन सब चीजों को, इसको आप लोग ढूंढना जरूरी है, और इसके साथ साथ आपको इसके लैंग्वेज को समझना है कि कौन सा लैंग्वेज हमको समझ में आ रहा है, उस बुक को आप अनुसार आप चूज कर लीजिए। कितनी आएगी, लगभग 1000 की बुक ये होगी, और 700-800 की बुक ये मिलेगी, 800 के आसपास। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट हो गया। अब बात उठती है कि मुझे केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मेरा सिलेबस क्या होगा क्लास 12 का। तो हम सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्या होता है। देखो, पाठ्यक्रम जो है क्लास 12, जो क्लास 12 का पाठ्यक्रम है, उसमें अगर देखा जाए तो कुल मिला के आप लोगों की केमिस्ट्री में कुल 6 चैप्टर हैं फर्स्ट पार्ट में, और 6 चैप्टर हैं सेकेंड। कुल मिला के कितने हैं, 12 चैप्टर हैं, इनको अध्ययन करना है। अब आप समझ सकते हैं कि जो आप लोगों के केमिस्ट्री जो फर्स्ट पार्ट है, केमिस्ट्री जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने देख ले जरा। इसमें आपको पढ़ने ही ओनली पहला जो पार्ट, पहला चैप्टर होगा, उसको कहते हैं विलयन कहते हैं, जिसको हम क्या है, सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, विलयन पता ही आपको। इसके 2 पार्ट मिलेंगे आप लोगों को, एक होगा कंसंट्रेशन सोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं सांद्र विलयन, और एक होता है क्या, तनु विलयन होता है, एक तनु विलयन होता है। ठीक है, जो आपका दूसरा चैप्टर है उसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन कहेंगे। ठीक, इसके बाद में तीसरा चैप्टर आप लोगों का बोलेगा, वो है रासायनिक विज्ञान, रासायनिक बलगत, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। चौथा चैप्टर आप लोगों को मिलेगा डी ब्लॉक एंड क्या होगा, एफ ब्लॉक होगा। और जो 5वां आपका चैप्टर है वो उपसहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, उपसहसंयोजी, यानी कुल मिला के देखा जाए तो आपके कुल 5 है, लेकिन इसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को अलग अलग कर दिया जाए तो कुल मिला के 6 चैप्टर आप लोगों के फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री में पढ़ने हैं।
और इस पूरे केमिस्ट्री को मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का जो केमिस्ट्री है ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज मैं सिलेबस आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट होगा, इसमें विलयन चलेगा और कुल मिला जुला के आप लोगों को जून तक ये कंप्लीट आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आप लोगों का न्यूमेरिकल सब कुछ जितनी भी चीजें हैं टोटल आप लोगों को बता दी जाएंगी, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप लोग इस चैनल के द्वारा जुड़ें और इसको एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। अगला जो हमारा होता है उसमें केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट की भूमिका बहुत काफी है और आजकल का जो छात्र है, इस समय का जो छात्र है वो सेकेंड पार्ट से काफी दूर भाग रहा है। कारण उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके साथ केमिकल रिएक्शंस नहीं पता है, उसको बैलेंस ही नहीं पता है, उसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तमाम चीजें ऐसी हैं जो वो क्लास 11 से गैप करके क्लास 12 में आकर के अपने जो है सोचता है कि हम एक साथ पढ़ करके पूरी केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। मैं बार बार कहता हूं कोई भी सिलेबस कठिन नहीं है और कोई भी सिलेबस आसान भी नहीं है। हर कठिन चीज को आसान बनाना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई छात्र पहली बार उसको अध्ययन करेगा तो उसके लिए वो कठिन होता है, लेकिन उसको अपने तरीके से समझना पड़ेगा। और जब उसके पास आप बैठोगे किसी भी चीज के पास, किसी व्यक्ति को समझना हो, किसी जो है पुस्तक को समझना हो, कोई भी सिद्धांत समझना हो, तो उसके साथ बैठना पड़ेगा आपको ना। दूर भाग के कोई काम तो हो नहीं सकता है। आजकल का छात्र दिन भर क्या है, मोबाइल लेता है, स्क्रॉल करता है, वीडियो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तमाम ऐसे पूरी टाइम उसकी क्या होती है, उसमें बीत जाती है। 24 आवर टाइम मिलते हैं, उसमें अगर हम 8 घंटा अपना निकाल दें सोने के लिए, हमारे पास 16 घंटे बचते हैं हमारे जीवन की और भी क्रियाओं को करने के लिए। लेकिन उसमें हम कितना यूज कर पा रहे हैं पढ़ाई का, ये तो हमारे दिनचर्या पर और हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम खासकर आज मोबाइल पे लिप्त हैं। छोटे छोटे ब्लॉग को अपने जीवन में या फिर अपने फोटो को एडिट करके, भाई साहब अपने फोटो को एडिट करके आप मोबाइल या रील बना करके अपने जीवन की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। अरे आप ऐसा काम करें या आप अपने जीवन में इतना सफल हो जाएं कि दूसरा कोई आपका रील बना करके वो कमाना प्रारंभ कर दे, तब समझ लीजिए आप सफल हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इन सब चीजों से दूर रहे। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को ये चाह रहा है कि मुझे यही करना लाइफ में, तो कोई भी कार्य करे तो उसको एकदम दिल से करें, मन से करें, दिमाग से करें और उसी में पूरी तरह से 100% अपने आपको झोंक दें, तब आपको सफलता मिलेगी। आधे अधूरे मन से किया हुआ कार्य जो होता है हमेशा क्या होता है, व्यक्ति को असफल बनाता है, कभी सफल नहीं बना पाएगा उसे, ठीक है। चलो अगली बात आती है, अगर केमिस्ट्री सेकंड को लेके बात करें, केमिस्ट्री सेकंड को लेके बात नहीं करूं अगर, तो याद रखना इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले जो सिलेबस हुआ करता था फिजिकल केमिस्ट्री में कुल 10 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं, केवल ओनली आप लोगों के 3 चैप्टर बचे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 2 ही, अगर डीएफ को 1 में मिला दिया जाए तो। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों को मिलेगा उसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता है। हेलो एल्केन तथा क्या होता है, हेलो एरीन है, हेलो एरीन, ठीक है। दूसरा जो आप लोगों का चैप्टर मिलेगा वो है एल्कोहल और फिनाल है, एल्कोहल और क्या होता है, फिनाल है, या एल्कोहल फिनाल ईथर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग जैसा भी सोचेंगे, आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश यानी क्या हिंदी और इंग्लिश सब पूरी कॉम्प्लेक्स को लेकर के बता, हालांकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी में ही, ये भी बोर्ड के मैक्सिमम छात्र ही होते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को दोनों जो है लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे, नहीं दोनों कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया जाएगा आपको। चौथा आप लोगों का जो है वो नाइट्रो यौगिक होगा, नाइट्रो यौगिक होगा, नाइट्रो यौगिक, जिसमें आप पढ़ेंगे जो है एमीन पढ़ लेंगे आप इसमें, ठीक है। और इसमें आपको साइनाइड पढ़ेंगे, इन सब ग्रुप के आप पढ़ेंगे। पांचवा जो चैप्टर है वो है जैव अणु, क्या है, जैव अणु है, ठीक है। ये 5 चैप्टर इसके हैं, लेकिन ये मत सोचिए 5 ही ये हैं। एल्कोहल, हेलो एल्केन, हेलोरीन अलग अलग पढ़ेंगे आप। एल्कोहल फिनाल ईथर 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक को भी 3 पार्ट में अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो।
बहुत सारे छात्र क्या, बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, एक ही साथ सभी को लेके चलते हैं, जिसमें छात्र कंफ्यूज होता है। उसका रीजन क्या है, जो पिछला क्लास, जो क्लास 11 आपको छोड़ करके आए हैं, जो क्लास आप 11th को छोड़ करके आए हैं, इसमें आप बहुत मुख्य पॉइंट IUPAC जो नेम पद्धति है, इसके इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से आप छोड़ करके आए, ये नहीं पढ़े हैं। दूसरी बात होती है, अगर ये नहीं पढ़े तो इसमें आप जो IUPAC नाम एग्जाम में आते हैं उनको आप छोड़ देंगे, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। साथ ही साथ इसमें होती हैं जो आप बैलेंसी, ऑक्सीडेशन संख्या, आप जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को छोड़ करके आप आए हैं, जिससे आप केमिकल रिएक्शन में करने में दिक्कत होगी। और सबसे मेन प्रॉब्लम होती है बैलेंसी, जब नहीं पढ़े होते तो आपको केमिकल रिएक्शन करने में समस्या होगी। फिलहाल मैं उसको आसान बनाने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप उसको आसान करके पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को नाइट्रोजन में आप जानते हैं 3 पार्ट हो गए। उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा जैवोडो। जैवोडो में क्या होगा, इसमें आप लोगों को 3 चैप्टर याद रखना। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन मिलेगा आप लोगों को, प्रोटीन था क्या, विटामिन होगा, विटामिन होगा। और चौथा आपका है, इसमें तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल है। और इस न्यूक्लिक एसिड में जो आप लोगों का डीएनए और आरएनए को आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा। इसी साल 2025 में आप लोगों के बोर्ड पेपर में डीएनए और आरएनए का वाटसन क्रिक मॉडल आप लोगों से पूछा गया था, वो भी 3 नंबर का, बहुत छोटे से छोटा था, लेकिन उसका विस्तार करना आप लोगों को कैसे इसको, तो मैं इस चीज को एक डायग्राम और एक क्या है फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इस बार मैं पढ़ाने के सारे तरीकों को चेंज किया हूं और आप लोग उस चीज को देख भी रहे होंगे। पिछला जो क्लास आप लोगों का फिजिक्स का मिला है उसमें काफी कुछ चीजें आप लोग अलग मिला होगा। तो आप लोग प्लीज करके इस चैनल को एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है अपनी पढ़ाई पर क्या है ध्यान देंगे। और इन टोटल आपके कोर्स को जो है मैं नवंबर में क्या है खत्म कर दूंगा, लेटेस्ट नवंबर में। लेकिन याद रखना नवंबर से पहले ही अक्टूबर से आप लोगों का 1 शॉट क्लास आना प्रारंभ हो जाएगा और फिर पूरे दिसंबर और पूरे जनवरी आप लोगों की जो है टेस्ट सीरीज का महाकुंभ चलेगा, जिसमें आप लोगों को क्रैश कोर्स मिलेगा और साथ ही साथ महामैराथन क्लास भी आप लोगों को दिया जाएगा। सब कुछ जो है वो सब फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगने की आवश्यकता लगेगा नहीं। और आप लोगों को सूचित कर दूं कि आप लोगों के बोर्ड पेपर जो बोर्ड का जो है 2025-26 जो आपका है जो कैलेंडर वो जारी हो चुका है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाई करना, तैयारी करना, उसका मैं अलग से वीडियो लेके आप लोगों के साथ आऊंगा। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट आप लोग तैयार कर ले, फर्स्ट केमिस्ट्री फर्स्ट एंड केमिस्ट्री सेकंड को लेकर चर्चा कर, ठीक है। हमारा जो अगला क्लास आएगा केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या आएगा, सोल्यूशन को लेकर के मैं बात करूंगा, विलयन को लेकर के बात करूंगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। समस्याएं देखो जीवन में सबके साथ, ऐसी बात नहीं किसी के साथ समस्या। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, समस्याओं को ग्रहण करते हैं, समस्याओं को क्या करते हैं, उसको लेते हैं और उसको ग्रहण करने के पश्चात फिर क्या करते हैं, अपने जीवन में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बहुत समस्या है मेरे पास। अरे भाई, जीवन में जो व्यक्ति जन्म लिया पृथ्वी पर उसके पास सबके पास समस्याएं हैं, किसी के पास कम और किसी के पास थोड़ा ज्यादा। क्योंकि कोई भी अगर बहुत बड़ा व्यक्ति भी है जो बहुत धनवान है उसके बाद भी समस्या है, जो गरीब है उसके पास, अब मध्यम वर्ग में तो ऑलरेडी परेशान है ही है। लेकिन कब तक जियोगे ऐसे, कब तक इस समस्याओं के आड़ में छिप करके अपने जीवन को तुम बर्बाद करोगे। कभी तो आपके पास ऐसा वक्त मिलेगा जब आप अपने जीवन को क्या बनाने का प्रयास करोगे। कोई वक्त निकालो और वो तब निकलेगा जब आप एक समस्या पूर्ण इंसान नहीं, एक जो है उससे समाधान निकाले इंसान के पास बैठेंगे तब। जब भी आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठेंगे तब भी आपके साथ नई समस्याएं जन्मेंगी, और जब आप किसी सकारात्मक व्यक्ति के साथ जाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं क्या होंगी, दूर होना प्रारंभ होंगी, ठीक है। इसलिए कोई भी कार्य अगर करना है आपको तो उसको दिल दिमाग चित्त से किया करो, ठीक है। आधे अधूरे से किया हुआ कोई भी कार्य क्या है कभी सफल नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान दें और ये पॉइंट आप लोग तैयार रखें। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री को लेकर चर्चा कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है, क्या आप लोग पता है केमिस्ट्री क्या होता है? जैसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। अच्छा, रसायन रस से जो है वो है रस है, रस प्लस क्या बताओ आयन बनाया गया यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हिंदी बनाया गया है। रस का जो संबंध है वो किससे है, तत्व से। तत्व का मतलब एलिमेंट होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट। कितने एलिमेंट हमारे पावर आवर सारणी में, कुल मिला के 118 है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
जिसका निर्माण कितने किया था बताओ? आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? आवर्त सारणी का जो निर्माण है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो निर्माण है, वो किसने किया था? राग बर्नर बरी ने किया था। राग बर्नर बरी। हम किस आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी है। नहीं तो एंशियंट जो पहला जो प्रारंभिक जो है आवर्त सारणी जो आई थी, जिसको एक आवर्त के रूप में सजाने का प्रयास किया था, वो मेंडलीफ ने किया था। डीआई मेंडलीफ नाम है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे और अपने अपना अनुसार आवर्त सारणी देने का प्रयास किए थे। लेकिन फिलहाल यहां आपको मैं बता दूं कि राग बर्नर बरी ने क्या किया था? इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है। रसायन तत्व और प्लस आयन मतलब होता है, आप जानते हैं आयन का जो रूप है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज एंड क्या है बताओ? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब क्या होता है? यानी कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। क्या कहेंगे बताओ? मेटल कहेंगे, नहीं उसे धातु कहा जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट यानी ग्रहण कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। इन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। क्या कहेंगे बताओ? नॉन मेटल कहेंगे, अधातु कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ने रसायन वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? तत्वों के गुण, उनके यौगिक संगठन तथा उनके आयनिक रूप का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गई? यानी ऐसे रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा या प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तत्व यानी जो एलिमेंट्स हैं, उनके यौगिक संगठन, पदार्थ तथा उनके आयनिक रूप का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जो है रसायन कहा जाता है, यानी उसे केमिस्ट्री हम कह सकते हैं। विज्ञान का मतलब वो आप लोग जानते हैं, विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है। विज्ञान मतलब होता है, इसमें बी शब्द लगा हुआ है, बी प्लस क्या होता है? ज्ञान होता है, और बी का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। यानी जब आप इन तत्व के विषय में, उनके यौगिकों के विषय में, उनके पदार्थों के विषय में, उनके आयनिक रूप के विषय में आप एक विशिष्ट ज्ञान क्या है आप जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके विषय में विधिवत अध्ययन करेंगे, आप उसके विषय में पारंगत हो चुके हैं, तब आप क्या है? एक वैज्ञानिक हैं, आप एक विज्ञान की श्रेणी में आ रहे हैं। लेकिन यह जो अध्ययन है ये तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इसमें कहीं भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर आपको कहीं भी धार्मिकता आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपके जो है, एक हमने बताया था साइंस टू टाइप्स होते हैं, एक ट्रू साइंस होता है, एक क्या होता है? वर्चुअल साइंस होता है, जिसे हम आभासी विज्ञान, और ट्रू साइंस में सत्य विज्ञान होता है। और सत्य विज्ञान जो भी है वो कैसे है? वो सिद्धांतों पर आधारित है, वो तार्किक है, लॉजिकल है, जिसके पीछे कोई तर्क है वही जो है साइंस उसी को मानता है। जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है उसे साइंस कभी नहीं मानता है। इसलिए जैसे हम बताएं कि पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन अगर आप पानी देते हैं तो आपको सारे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यह व्यवहार है, एक सिद्धांत नहीं है, ये व्यवहार है केवल। अगर ऐसा है तो फिर शनिवार को ही क्यों हम पर डे उस पर क्या है? पानी डालें। ठीक है, ईश्वर की पर डे प्राप्ति होगी। लेकिन यह याद रखिएगा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि पीपल की जो लकड़ी होती है किसी काम की नहीं होती है, गठीली होती है, और वह एक जंगली लकड़ी है। लेकिन पीपल जो होता है रात और दिन दोनों समय क्या होता है? प्राणवायु देता है, यानी ऑक्सीजन हमको देता है। इसलिए उसको बचाए रखने के लिए उसको धर्म से क्या है? जोड़ दिया गया है। नहीं तो इंसान अगर इसके तार्किक रूप को समझना प्रारंभ करेगा तो इसको काटना प्रारंभ कर देगा, और अगर उसे जोड़ दिया जाता है कि इसमें सारे ईश्वर वास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डरेगा, उस चीज को उसे नहीं काटेगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, ना कि उसके पीछे शनिवार को आप जल देंगे तो फिर वो जो है आपको सारे ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत भी हैं जो व्यवहारिक तो हैं, लेकिन वैज्ञानिकता होने का अगर व्यवहार से वो बचा हुआ सिद्धांत तो उसको इसमें विज्ञान छेड़खानी नहीं किया है, लेकिन उसके तार्किक रूप को निकाला है कि आखिर में ऐसा क्यों है चीजें। ठीक है, जीवन में हमेशा हम क्या करते हैं? प्रकृति की उपासना करते हैं। जब भी हम देखो जितनी भी हमारी पूजा पद्धतियां हैं टोटल क्या है? प्राकृतिक की उपासना करते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि जैसे से इंसान क्या होगा? बुद्धिमान होगा, विकसित होगा, वैसे वैसे क्या है? इन सब चीजों का क्या है? दोहन करता जाएगा, और एक समय आएगा इसका क्या है? क्षरण हो जाएगा, नुकसान खत्म हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा। इसलिए इसको जो है अध्यात्म से के साथ जोड़ा गया, इसके साथ धर्म के साथ जोड़ा गया, जिससे इनकी क्या है? पूजा पद्धतियां जब होती रहेंगी तो इनका व्यक्ति क्या करेगा? संरक्षण भी करेगा, जिससे वो जो है विलुप्त नहीं होंगी और हमारे जीवन में क्या है? औषधियों के रूप में या किसी भी रूप में क्या है? हमारे जीवन में क्या है? बनी रहेंगी वो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या है? जोड़ा गया है।
आप इस चीज को समझते भी हैं और जानते भी अच्छी तरह से हैं। तो यहां भी यही चीजें हैं कि हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं क्या उसको हम जानते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री को लेकर के। जब भी देखते हैं इंग्लिश शब्द को, तो इंग्लिश जो भाषा है कहीं ना कहीं यूरोपियन से निकले, यूरोपियन ब्रिटिश भाषा ये। और वैसे देखा जाए इसे हम लैटिन भाषा भी कहते हैं। और लैटिन भाषा में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री जो है वो उसकी उत्पत्ति क्या है बताइए। प्राचीन जो है मिस्र देश से हुई। इसका नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, कीमिया से हुई है। मिस्र जो देश था, मिस्र एक देश है जानते हैं, वहां पर नील नदी है। और आप जानते हैं विश्व की एक प्राचीन सभ्यता है नील नदी की सभ्यता। नील नदी जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और क्या है भूमध्य सागर में आकर गिरती है। विश्व में 3 ही सभ्यताओं का विकास सबसे पहले हुआ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, मिस्र की नील नदी की सभ्यता है और साथ ही साथ जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसको हम एक विकसित मानव के रूप में क्या है तीनों सभ्यताओं को हम लेते हैं। ठीक है, तो उसी में देखा जाए तो मिस्र में जो है मिस्र की जो मिट्टी थी वो काली थी और काली को वहां पर क्या कहते थे, केमी कहते थे। काली मिट्टी को अपनी भाषा में भी क्या कहते थे, केमी कहते थे, केमी कहते थे। इसी के कारण उसका पहला जो नाम था वो कीमिया था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या है, मिस्र रखा गया। और कीमिया होने के कारण जो है यहां पर देखा जाए तो कीमिया का मतलब होता है काला रंग होता है, और वहां पर क्या है काली मिट्टी कारण इसका नाम रखा गया था, जो अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं, काला कहते हैं। बाद में जो है इसका नाम जो है सर्वप्रथम जो है ये इसका नाम जो है केमी टेकने रखा गया। फिर इसके बाद में क्या बदलाव हुआ, फिर क्या बना, केमी टेकने बना। केमी केमी टेकने केमी टेकने बना और केमी टेकने का ही जो है बदला हुआ प्रारूप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री आप लोगों के सामने आती है। और केमिस्ट्री के पिता कौन है, अभी पूछ लिया जाए तो केमिस्ट्री के पिता कौन है। जैसे फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है, फादर ऑफ बायो कौन है, अरस्तु हैं। इसी प्रकार से फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कोई होंगे। तो याद रखना कि जो है प्राचीन जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। प्राचीन केमिस्ट्री यानी एंशिएंट जो केमिस्ट्री से बोला जाता है। हम जो जैव शक्ति सिद्धांत को लेकर के बात जब करते हैं तो याद रखना जो है जैव शक्ति सिद्धांत का जो है सिद्धांत जो दिया था वो जो है वर्जिलियस ने दिया था। जैव शक्ति सिद्धांत सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत का रूप वो है वर्जिलियस ने दिया था। क्या था वर्जिलियस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लगभग 20 लाख से अधिक है। और 20 लाख से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है बताया गया कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसके पहले जो है वर्जिलियस से पहले एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था निकोलस लेमरी नाम था। और निकोलस लेमरी ने बताया था कि जो है निकोलस लेमरी बताया था उन्होंने कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके प्राप्त करने के 3 स्रोत होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 स्रोत होते हैं। और वैसे सभी भी आप लोगों के कंपाउंड लगभग यही 3 है, लेकिन फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है 3 वनस्पति बताया गया, पहला, दूसरा जीव बताया गया और तीसरा खनिज बताया गया। तो जिस चीज को हमारे जो है शरीर में या वनस्पतियों द्वारा या फिर जो है खनिजों द्वारा जो चीज प्राप्त किया गया, जो भी कंपाउंड हमारे शरीर में बनती है जो नेचुरल है, क्या उसको हम लैब में बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी। तो क्या उसको हम लैब में बना सकते हैं कि नहीं, इसी पर उन्होंने क्या रिसर्च किया था। और अथक प्रयास करने के बाद उन्होंने क्या किया, देखा तो कुछ चीजों पर सफलता उनको नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो सीधी सी बात है, जब इंसान क्या होता है अपने अनुसार क्या है जिस प्रकृति में जो चीज मौजूद है उस पर क्या है प्रैक्टिकल करता है, रिसर्च करता है, या उसको किसी प्रकार से क्या है अध्ययन करता है। और अगर उस पर सफल नहीं होता है तो फिर क्या होता है, फिर सोचता है कि सब ईश्वर का हाथ इसमें है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनको जो है उस योगी की प्राप्ति नहीं हुई जिस प्रकार वो सोचना बनाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसके पीछे किसी दैवीय शक्ति का हाथ है, हम इस पे इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा, जैव शक्ति सिद्धांत रखा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वर्जिलियस को जो है रसायन शास्त्र का क्या कहते हैं, पितामह कहते हैं। किसको कहेंगे बताओ, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है पितामह है। याद रखना, पितामह और पिता दोनों में अंतर होता है, याद रखना। पितामह मतलब होता है ग्रैंड फादर, दादाजी। आधुनिक रसायन जैसे जो है एक पितामह मतलब प्राचीन रसायन की बात नहीं कर रहा हूं, रसायन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे आप देखेंगे जो है जो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है एंशिएंट है,
और एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। स्ट्रक्चर जो एंशिएंट है उसमें कुछ और चीजें हैं और मॉडर्न में कुछ और बताया गया है, जिसका सिद्धांत श्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो पितामह जो है उनको किसको बोला गया? वर्जिलियस को बोला गया। वर्जिलियस, जो वर्जिलियस है ये क्या है बताओ? ये पितामह है, अब जो है रसायन शास्त्र के पितामह है। ठीक है, और जबकि लेवासिये थे, जिसे आधुनिक रसायन के जन्मदाता कहा जाता है, उन्हें हम पिता कहते हैं। याद रखना, जो आधुनिक रसायन के जो पिता है वो कौन है? लेवासिये हैं। कौन है? लेवासिये। लेवासिये जिसे हम कहते हैं आधुनिक रसायन के जन्मदाता। के जन्मदाता या इन्हें हम पिता भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हम क्या है देख सकते हैं। फिलहाल ये सब एक छोटी सी पॉइंट थी जिसको लेकर के मैंने बात किया। हर चीज को आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है इसमें आप सिलेबस को देख लिए और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होगी। अब इसके बाद हम जो है अपने जो हमारा जो अगला क्लास आएगा, सबसे पहले जो बात करूंगा विलियन को लेकर बात करूंगा। विलियन एक थोड़ा लंबा चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल्स काफी हैं और आप लोग जानते भी हर साल वहां से 10 क्वेश्चन 12 नंबर के क्वेश्चन या 10 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको पूरी तरह से इस चैनल से जुड़िए और एक दूसरे को जोड़ने का क्या है प्रयास भी कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट है, कुछ पैसा लगने वाला है नहीं। तो जुड़ेंगे जितना अच्छा से और लोग जुड़ेंगे तो निश्चित है वो भी छात्र पढ़ना चाहेगा जो गरीब है या फिर जो है पैसे देने में असक्षम है लेकिन वो पढ़ना चाहता है। जरूर उनको बताएं, जिससे क्या है और बच्चों का भी लाभ हो। ठीक है, तो आज का आप लोगों क्लास यहीं तक है। हम जो बता रहे आए थे सिलेबस को लेकर चर्चा किए थे, सिलेबस आप लोगों का यही पढ़ना है। इसके बाद में हम आप लोगों को क्लास जो है हर एक चैप्टर वाइज देना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको जो है वीडियो समझ में आ रहा है, क्लासेस समझ में आ रही हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलते हैं, वापस मिलेंगे केमिस्ट्री के एक नए क्लास के साथ। और फिजिक्स का जो आपको पहला चैप्टर समाप्त हुआ है उसका आप लोगों को न्यूमेरिकल सेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलें आज के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।